स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। एमिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। एमिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है भ्रूण के लिंग को, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है एमिनो एसिड के प्रकार को, एमिनो एसिड के प्रकार को, ऑप्शन तीन दिया गया है, ऑप्शन नंबर थर्ड प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को, ऑप्शन नंबर आपका फोर जो है देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए बी भी पढ़ लिए, सी देख लिए हम लोग, ऑप्शन नंबर डी है जो हार्मोन के प्रकार को। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। एमिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग को क्या करता है, बताता है। तो ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे तो अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से सांपों के अंगों का लोप होने का कारण स्पष्ट किया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारा ए नंबर ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है। तो इसका राइट आंसर हम लोग करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एम्पेंडिक्स। एम्पेंडिक्स क्या है, अल्प विकसित अंग है। अपेंडिक्स क्या है, अल्प विकसित अंग है। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चार। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर। ऑप्शन नंबर इसका देखो, सॉरी, क्वेश्चन नंबर चार को हम लोग देखते हैं। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले खमीर, इसका जो आपका राइट आंसर होगा किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। जो खमीर है वो किण्वन के लिए यानी जो फूलता है ना उसके लिए कार्य करता है। किस रूप में, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप चार नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा गैर संवाहिनी पौधा है। इनमें से कौन सा गैर संवाहिनी पौधा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख रहे हैं, इनमें से कौन सा गैर संवाहिनी पौधा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा कारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। कारा है जो गैर संवाहिनी पौधा है, गैर संवाहिनी पौधा है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, चलिए। खाली स्थान भखरा चूना के लिए भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रक्रिया करता है। कौन करता है, भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रक्रिया करने वाला जो पदार्थ है, तत्व है, वो कौन है आपका CaO। जो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा, CaO आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए। मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, घुट्टी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लैक्सेटिव। क्या बोल सकते हैं, लैक्सेटिव। आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप में पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है। थर्मोमीटर में अत्यंत जहरीला होता है लेकिन फिर भी उसका प्रयोग किया जाता है। एकदम ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर करके आइएगा। आपका जो मरकरी है वो राइट आंसर होगा। मरकरी एक जहरीला है लेकिन फिर भी हम लोग थर्मोमीटर में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है। कौन सा, जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है। ठीक है, तो जंग की रोकथाम करने वाला क्या है भाई,
डी नंबर आपका ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, आप जो इस क्वेश्चन का आंसर करके आइएगा वो आप गैल्वेनाइजेशन। आपको पता होगा जंग लगने से बचाने के लिए उस पर गैल्वेनाइजेशन कहने का मतलब है जिंक जेडेन का परत चढ़ाते हैं, गैल्वेनाइजेशन जस्ते का परत चढ़ाया जाता है। किसका परत चढ़ाते हैं? जस्ते का। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन, कौन सा विकल्प हाइड्रोजन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही आरोही क्रम दर्शाता है? कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही आरोही क्रम दर्शाता है? तो देखिए हाइड्रोजन परमाणुओं में सबसे पहले आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। बढ़ते क्रम कहने का मतलब सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो आपका एल्कीन जो होगा वो सबसे छोटा है, उसके बाद एल्केन होगा सबसे छोटा, उसके बाद एल्कीन है, उसके बाद आपका एल्काइन आ जाएगा। तो आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखिए यौगिक यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम पूछा है किसका? CH3 CH2 CH3 का IUPAC नेम पूछा है। तो देखिएगा इसका जो IUPAC नेम होगा वो आपका आंसर करके आएंगे प्रोपेन। प्रोपेन आपका राइट आंसर होगा। CH3 देखिएगा CH3 CH2 और CH3 का IUPAC नेम होगा प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपेन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जाता है उसे आघात वर्धनीयता कहा जाता है। इसमें से कौन सा आघात वर्धनीयता का उदाहरण नहीं है? तो आप 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर करके आइएगा वो आपका आंसर हो जाएगा बी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडियम पन्नी। इंडियम पन्नी के कारण इसे आघात वर्धनीय का उदाहरण नहीं है, बाकी सब में आघात वर्धनीय का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट को सही विकल्प चुनिए। चलिए सूची 1 हम लोग देख लेते हैं और सूची 2 भी देख लेते हैं। तो देखिए सूची 1 में दिया गया है भौतिक राशियां और सूची 2 में दिया गया है आपका मात्रक। तो सूची 1 में सबसे पहला आपका दिया गया है त्वरण। तो त्वरण को देखेंगे तो त्वरण को ए से सूचित करते हैं। ए का ऐसा यूनिट होता है ए का ऐसा यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला का देख लेते हैं। अगला जो दिया गया है वो बल है। बल को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। एफ का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कार्य को हम लोग किससे सूचित करते हैं? W से। कार्य को W से सूचित करते हैं और कार्य का ऐसा यूनिट होता है जूल। क्या होता है? जूल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आवेग को हम लोग किससे सूचित करते हैं? I से। आवेग को किससे सूचित करते हैं? I से। इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। क्या होगा? न्यूटन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बल गुना समय को हम लोग क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। ठीक है ना? यानी I इज इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला करके आइएगा वो F इंटू टी। एफ इंटू बल गुना समय। बल का ऐसा यूनिट न्यूटन, समय का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा उसको मिलाने से आज देख सकते हैं। त्वरण को जो आप मिलाइएगा तो
3 से, उसके बाद बल को मिलाइएगा तो आप 4 से, कार्य को मिलाइएगा तो आप 1 से, और आवेग को मिलाइएगा तो आप 2 से। तो इस प्रकार जो ऑप्शन आपका फॉलो करेगा, देखिए ध्यान से, ऑप्शन ए त्वरण, त्वरण को देखिए, त्वरण को हम लोग किससे मिला है 4 से, यानी कि त्वरण को 4 से, यानी ए में हम लोग देखेंगे, सॉरी त्वरण को हम लोग 3 से मिलाए, त्वरण को हम लोग 3 से मिलाए, न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ए में देखेंगे 3 मिला, ए में 3 मिला। चलिए ठीक है, ये पहला ऑप्शन फॉलो कर रहा है। आगे देखेंगे बल, बल को मिलाए हम लोग न्यूटन में, तो बल को न्यूटन में मिलाए, तो यानी कहने का मतलब बी को 4 में मिलाए, तो ये वाला भी फॉलो किया, ये वाला भी फॉलो किया। अगला देखेंगे सी कार्य, कार्य को हम लोग जूल कहते हैं ना, कांच का ऐसा ही मात्रक, तो कांच को जूल, यानी सी को हम लोग 3 में मिलाए, तो ये भी ऑप्शन आपको फॉलो कर रहा है। तो आवेग को 2 में मिलाएंगे तो ये 100, तो आपका जो ऑप्शन ए होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेग v से चलती हुई कार, वेग v से चलती हुई कार का ड्राइवर ए दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उनसे निम्नलिखित कारण चाहिए, सॉरी निम्नलिखित करना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। चलिए उन्हें निम्नलिखित में करना चाहिए, तो देखते हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहले बोला गया है v वेग से एक गाड़ी चल रही है, और क्या किया गया है, वो ड्राइवर जो अचानक एक चौड़ा दीवार देखता है, तो निम्नलिखित में से उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए हम लोग पढ़ेंगे, तो ऑप्शन ए में देखिएगा सबसे पहले, तो ऑप्शन ए में जो है तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए, उसके बाद ऑप्शन बी में है तेजी से मोड़ लेना चाहिए, तेजी से मोड़ लेना चाहिए, उसके बाद है ए और बी दोनों, उसके बाद है डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, एक वी वेग से चलती हुई कार है, उसका ड्राइवर ए दूरी पर अचानक सामने से चौड़ी दीवार देखता है, और निम्नलिखित में से उसे क्या करना चाहिए। तो देखिएगा तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए, ब्रेक की भी हम लोग की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि कोई दुर्घटना ना हो। उसके बाद तेजी से मोड़ लेना चाहिए, कहने का मतलब है कि सामने कोई दीवार है, यहाँ दीवार है, सामने ये दीवार है, हम लोग सामने देखिए, सामने एक दीवार को हम लोग कंसीडर करते हैं, ये दीवार है, यहाँ से कोई कार आ रही है, ठीक है, ऐसे जाना है, यानी कि यहाँ दीवार है, इसके बाद इधर टर्निंग है, इधर मुड़ जाना है, ठीक है। यहाँ से आया, ये हमारा गली है, ये गली है, ये देखिए गली है, इससे कार जा रही है, इससे कार कहाँ जा रही है, इस दिशा की ओर गमन कर रही है, दिशा की ओर गमन कर रही है। अब इसको इधर जाना है, लेकिन यहाँ सामने दीवार देखा गया, तो सबसे पहले ये ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाने के साथ साथ ये मुड़ेगा, तो आपका जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो राइट आंसर करके आइएगा। अगला क्वेश्चन, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। यानी कह रहा है कि अविचलित वस्तुओं को आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं। समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को हम लोग जड़त्व कहते हैं। आराम में भी रहता है या समान वेग से चलते रहता है, उसका कारण एक ही है, इनर्सिया, जिसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व। ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक ग्लास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा गया सिक्का ग्लास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? तो आप देखिएगा, कार्ड जो है, कार्ड पर जो कुछ भी रखा रहेगा वो कहाँ गिर जाता है? तो कार्ड पर जो रखा है वो कहाँ गिर जाता है? वो सिक्का ग्लास में गिर जाता है और कार्ड आगे चला जाता है। तो यह किस नियम पर आधारित है? तो जड़त्व के नियम पर आधारित है, क्योंकि जड़त्व एक नियम बताता है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को क्या रखना चाहता है? बनाए रखना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो ध्यान देने वाली बात है, मान लेते हैं कि हम ग्लास को कंसीडर करते हैं, एक ग्लास को हमने कंसीडर किया, ठीक है। इसके ऊपर एक हमने बर्तन रखा, पेपर रखा, जो ये पेपर है, इसके ऊपर मैंने एक सिक्का रख दिया। क्या रख दिया? सिक्का रख दिया यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा, हमने बल जो लगाया, हमने एफ को जो लगाया वो कहाँ पर लगाया? मान लेते हैं कि हमने इस दिशा से एफ को लगाया, ठीक है। जब हम लोग धक्का इसको दिए तो धक्का देने के बाद हमने इस वाले सिक्के पे बल नहीं लगाया, हमने सिर्फ इस वाले पेपर
पेपर पे बल लगाया। जब पेपर पे बल लगाया तो सिर्फ पेपर ही अपने स्थान को परिवर्तित करेगा, ये अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहेगा, जिस कारण से जैसे पेपर यहाँ से खिसक कर यहाँ चलाता है और सिक्का वापस कहाँ गिर जाता है, इस ग्लास में गिर जाता है। तो यह जड़त्व ही एक ऐसा नियम है जो अपनी यह बताता है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। तो आपका जो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17, किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना होने का गुण कहलाता है। कार्य करते हैं फिर भी उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है, वह गुण कहलाता है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं भ्रम गुण, बल या दृढ़ता। ये दो गुण के कारण उस पर कार्य करेंगे फिर भी उसके आकार या आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम, ठीक है ना, रुद्धोष्म दौरान उसका जो तापक्रम बढ़ जाता है, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा जो राइट आंसर होगा। ऐसे कि देखा गया है शून्य हो जाता है, गिरता है, स्थिर रहता है, लेकिन जो आपका आंसर करके आइएगा वो आपका डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। यानी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ता है। क्या करता है, बढ़ता है। आपका जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त ऊष्मा वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त ऊष्मा, सबसे पहले ऑप्शन हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तित नहीं होती है, बढ़ती है, कम होती है, त्रुटिपूर्वक परिवर्तित होती है। तो देखिएगा, यदि वातावरण में दाब की वृद्धि होती है तो भाप की गुप्त ऊष्मा में कमी आने लगती है। जब दाब की वृद्धि होगी तो भाप की जो गुप्त ऊष्मा है उसमें कमी आने लगेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो देखिएगा, पेट्रोल दिया गया है, तेल दिया गया है, हवा भी है और हीरा भी है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा हवा। हवा में अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है। किस माध्यम अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है, तो अब हवा में अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए हम लगातार लाते रहेंगे। बहुत ही आने वाले एग्जाम के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए साइंस से रिलेटेड लाते रहे हैं ये। तो लगातार कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं चुनाव विशेष। ठीक है, चुनाव विशेष के रूप में कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे चुनाव विशेष में सबसे पहले हम लोग को देखना है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020। बिहार विधानसभा चुनाव 2020। तो देखिएगा, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हुए जितने सारे क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड वो सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहला जो टॉप पॉइंट्स है हमारा बिहार विधानसभा चुनाव से रिलेटेड, कोरोना महामारी के समय देश में प्रथम चुनाव ये हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव कब हुआ था, कोरोना महामारी के समय में हुआ था। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि कोरोना महामारी के समय कौन सा चुनाव हुआ था, तो आप आंसर करके आइएगा। कोरोना महामारी के समय में प्रथम चुनाव जो हुआ था वो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था। चलिए, तो यहाँ से आप आंसर करके आइएगा, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था। बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, कितने सीटों पर हुआ था, तो ये 243 सीटों पर हुआ था। संसदीय विधानसभा का था। ठीक है, यह 17वीं विधानसभा है। कितने केवी विधानसभा है, 17वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था। देखिए,
इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो इसकी अधिसूचना जारी की गई थी 25 सितंबर 2020 को। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार विधानसभा 2020 में हुए चुनाव को की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो आप आंसर करके आइएगा 25 सितंबर 2020 को। अगला देखिएगा पॉइंट से, इसका जो चुनाव हुआ था वो 3 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरण में पूरे हुए थे? 3 चरण में। पहला जो चरण था वो 28 अक्टूबर को हुआ था। कितने जिलों में? तो 16 जिलों में चुनाव हुआ था। 71 सीटों थी। कितने सीटों से हुआ था इसका चुनाव? 71 सीटों से हुआ था और 16 जिलों में इसका चुनाव हुआ था। अगला जो पॉइंट्स है, अगला जो है एक इसका देखिए, अगला जो चुनाव हुआ था, अगला चरण 3 नवंबर को हुआ था। कितने जिलों में? 17 जिलों में इसका चुनाव हुआ था। टोटल 94 सीट पर यह चुनाव हो रहा था। तीसरा जो पॉइंट्स है वो 7 नवंबर को चुनाव हुआ था। 15 जिलों में या 78 सीटों पर चुनाव हुआ था। तो यह चुनाव टोटल के टोटल 3 चरण में संपन्न हुआ था। कितने चरण में संपन्न हुआ था? 3 चरण में यह हमारा विधानसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हुआ था। आगे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। मतगणना की तारीख कब रखी गई थी? तो मतगणना यानी गिनती जो हुई थी, गिनती काउंटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग, तो गिनती रखी गई थी, गिनती रखी गई थी 10 नवंबर को इसकी गिनती हुई थी। अब देखिए आगे कुछ क्वेश्चन के देख लेते हैं। सावधानियां क्या क्या थी, यानी कोविड-19 के कारण सावधानियां क्या क्या थी? तो सावधानियां देखिएगा, मतदान केंद्र की संख्या 63% बढ़ा दी गई थी। अब क्या क्वेश्चन आ सकता है कि मतदान केंद्र की संख्या कोरोना महामारी के दौरान कितने परसेंट बढ़ गई थी? तो 63% की वृद्धि की गई थी। आगे देखिएगा अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। मतदान का समय बढ़ाया गया, ठीक है, 5 बजे से 6 बजे तक। 5 बजे से कितने बजे तक? 6 बजे तक। नहीं, सुबह 5 बजे से मतदान का समय बढ़ा दिया गया था शाम 5 बजे से 6 बजे तक। यानी पहले मतदान जो होते थे वो इवनिंग 5 बजे तक होते थे। अब उसके बाद हम लोग बढ़ाकर कितने बजे टाइम? 1 घंटे और बढ़ा दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है, कोरोना महामारी के समय में मतदान का समय कितने घंटे की वृद्धि की गई थी? तो 1 घंटे। टोटल कितने घंटे की वृद्धि की गई थी? 1 घंटे की वृद्धि की गई थी। अगला देखिएगा, अगला पॉइंट्स है 80 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को पोस्टल मतदान की सुविधा दी गई थी। 80 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को पोस्टल मतदान की सुविधा दी गई थी। कौन से मतदान की सुविधा दी गई थी? पोस्टल मतदान की सुविधा दी गई थी। ठीक है, ये भी। अगला पॉइंट है मतदान केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग किया गया था। ये सब सावधानियां थी। आगे देखते हैं, मतदान के लिए ग्लव्स का भी प्रयोग किया गया था। प्लास्टिक के ग्लव्स दिए जाते थे हर एक मतदाताओं को। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट्स है, कोविड-19 से पीड़ित के लिए मतदान का अंतिम घंटा था। मतदान का अंतिम घंटा था, ठीक है ना। कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति जो भी थे उसका मतदान का अंतिम घंटा था। ठीक है, यानी कि जो लास्ट वाले जो आवर्स थे 1 घंटे यानी 5 से 6 के बीच में, वो कोविड-19 से पीड़ित व्यक्तियों के लिए थे। आगे देखिए, चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। तो देखिएगा, सबसे पहले कुल मतदाता कितने थे? मतदाताओं की संख्या जो थी वो 7,29,27,396 लोग मतदान दे सकते थे। ठीक है, कुल मतदान कितना हुआ था? तो मतदान हुआ था टोटल का टोटल 56%, यानी 56.43% का मतदान ही हुआ था। वोट पोल हुए थे, जो पूरे कितने हैं? पूरे का 4,97,000 बोल सकते हैं, 4,09,74,708 इतने लोग ही मतदान दिए थे। आगे देखिएगा, कुल पुरुष मतदाता कितने थे? तो पुरुष मतदाता थे, उनकी जो संख्या थी 3,79,12,127 लोग जो थे वो पुरुष मतदाता थे। महिला मतदाताओं की संख्या थी 3,39,07,979 लोग जो थे वो महिला मतदाता थे। सर्विस मतदाताओं की संख्या थी 1,60,000। कितने थी? 1,60,000 जो थे वो सर्विस मतदाता थे। उसके बाद थर्ड जेंडर में आने वाले जो मतदाता थे उनकी संख्या थी 2,344। आगे देख लेते हैं, मतदाता केंद्र। तो मतदाता केंद्र कितने थे? तो मतदाता केंद्र की संख्या थी एक, बोल सकते हैं आपका मतदाता केंद्र की संख्या
मतदाता केंद्र की संख्या जो थी 1,06,526, 1,06,526, 1,06,526 मतदाता केंद्र बनाए गए थे। 2015 मतदाता केंद्र, 2015 में जो मतदाता केंद्र थे वो आपका थे 65,397 मतदाता केंद्र थे। अब देखिए नोटा, नोटा देखिए कितने थे, तो नोटा की संख्या जो थी वो आपका 7,06,200, 7,06,252, 7,06,252 जो थे वो नोटा मतदाता थे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब जो हमारा अगला पॉइंट्स है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो कहाँ के थे, बिहार के थे। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे, HR श्रीनिवास, HR श्रीनिवास जो थे जी जो थे वो बिहार के निर्वाचन अधिकारी बने थे। देखिए चुनाव का परिणाम देख लेते हैं हम लोग, चुनाव का परिणाम। तो चुनाव का परिणाम जो है NDA 125, महागठबंधन 110 और अन्य कितने हैं 8। NDA जो थे टोटल के टोटल 125 सीट लाए थे, महागठबंधन जो लाए थे 110 और अन्य कितने लाए थे 8, यानी NDA का सबसे ज़्यादा था। देखिए जिसमें जदयू कितने लाए थे तो 43, भाजपा लाए थे 74, BIP लाए थे 4 और आपका अहम पार्टी जो थे वो 4 लाए थे। इसी तरह राजद देख लेते तो 75 सीट लाए थे, कांग्रेस देख लेते तो 19 सीट लाए थे, भाकपा माले 12 सीट, भाकपा 2 सीट और फिर एक भाकपा थे जो दो टोटल के टोटल 2 सीट लाए थे। ठीक है, उसी तरह से अन्य लोग में लेजपा में 1 हो गया, निर्दलीय में 1 हो गया, बसपा में 1 हो गया। चलिए तो टोटल का टोटल कितने सीटों पर चुनाव हुआ था, 243 सीट पर चुनाव हुआ था। आगे देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं फिर। तो महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए 16 नवंबर को सरकार का गठन हुआ था। कितने नवंबर को, 16 नवंबर को सरकार का गठन हुआ था। कितने नवंबर को, 16 नवंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि 2020 में हुए चुनाव के बाद कितने तारीख को सरकार का गठन हुआ, तो आप 16 नंबर आंसर करके आइएगा। 16 नवंबर, सॉरी 16 नंबर नहीं, 16 नवंबर आपको आंसर करके आना है। अगला देखिएगा पॉइंट्स है वो देखिए, नीतीश कुमार ने 7वीं बार CM के पद की शपथ ली थी। नीतीश कुमार ने कब कितनी बार, यानी 6 बार वो CM बन चुके थे। ये जो बना गया था वो एक बार और, तो मान सकते हैं 7वीं बार इसने CM की पद की शपथ ली थी। आगे देखते हैं, राज्यपाल जो थे वो फागू चौहान ने शपथ ली थी। राज्यपाल का शपथ कौन लिया था, फागू चौहान। आगे देखते हैं, प्रोमेट स्पीकर जो थे वो जीताराम मांझी बने थे, प्रोमेट स्पीकर। आगे देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे, विजय कुमार सिन्हा। विधानसभा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे 2020 के, तो विजय कुमार सिन्हा जी जो थे विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। अगला पॉइंट्स है, विधानसभा अध्यक्ष पद हेतु विपक्षी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी। विपक्षी उम्मीदवार कौन थे, विपक्षी उम्मीदवार के रूप में थे अवध बिहारी चौधरी। नई सरकार में 2 मुख्यमंत्री होंगे। कितने मुख्यमंत्री होंगे नई सरकार में, अब देखिए इस सरकार में कितने मुख्यमंत्री है, तो इस सरकार में 2 मुख्यमंत्री हैं। कितने मुख्यमंत्री है, 2 मुख्यमंत्री। अब देखते हैं, अगला देखते हैं पॉइंट्स। मुख्यमंत्री के तहत सर्वाधिक मतों से जीता, कौन जीता, महबूब आलम। सर्वाधिक मतों से कौन जीता था, महबूब आलम। अब देखते हैं न्यूनतम मत से कौन जीता था, तो न्यूनतम मत से जीता था, कौन जीता था, कृष्णा मुरारी शरण। कृष्णा मुरारी शरण जो थे सबसे न्यूनतम मत से जीतने वाले कौन थे, CM थे। अब अगला देख लेते हैं, महिला विधायक थी, महिला विधायक जो 26, महिला विधायक की संख्या कितनी थी, 26। यहाँ से पूछ सकते हैं कि अब जितने चुनाव हुए थे उनमें कितने महिला विधायक थे, तो महिला विधायक कितने थे, 26 थे। अनुसूचित जाति 38, जो आरक्षित सीटें थे, आरक्षित सीटें थे, कितने सीटें थे, अनुसूचित जनजाति के 38। अनुसूचित जनजाति के कितने थे, तो अनुसूचित जनजाति के थे 2 सीटें थे जो आरक्षित थे। अनुसूचित जाति के लिए 38, अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2। तो यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति में कितने थे, 2। अब आगे देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। विधानमंडल सत्र 23 से 27 नवंबर तक, 23 से 27 नवंबर। अब आगे देख लेते हैं, मंत्रिमंडल में कब गठन हुआ था, मंत्रिमंडल का 16 नवंबर को गठन हो गया था, जिसमें जदयू 6, भाजपा 7, BIP 1 और हम कितने थे, 1। टोटल कितना, 15 सदस्य चुने गए थे मंत्रिमंडल में। यार हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी हो तो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।